गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पर फोकस। बच्चों, आप लोगों में कुछ बच्चों ने मुझे मेल किया और कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखा कि सर, जिस तरह से आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ा रहे हो उस तरह से काइंडली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी लेक्चर स्टार्ट करो, बैचेज स्टार्ट करो। तो ऑनलाइन क्लास तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश है कि मेरे जितने लेक्चर हों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाए। मैंने भी काफी सोचा कि अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर हिंदी मीडियम के बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे। बस आज से उसी बात को सोचते हुए आज से हम हिंदी मीडियम के लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप मेरी मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा पढ़ें, घर पे पढ़ें, सक्सेस हो जाएं। उस सक्सेस को देख करके लग जाएगा कि हमारी मेहनत सफल रही, हमने अच्छे जगह पर मेहनत किया था, हमारी वजह से कुछ बच्चे पढ़ लिए। एक टीचर को क्या चाहिए? पैसे तो चाहिए ही, पैसे तो सबकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए टीचर के लिए। प्राइमरी ऑप्शन क्या होना चाहिए? बच्चों का भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के सपनों को पूरा करना, बच्चों को सफल बनाना। बस सेकेंडरी ऑप्शन मेरे लिए प्राइमरी बन गया है। तो चलिए, कोई नहीं, इतना भाषण करने से बेहतर है कि क्लास शुरू करें। और आज हम हिंदी मीडियम डे 1 हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। सो मत सोचना कि हिंदी की क्लासेस चल रहे हैं। सो ठीक है ना। तो आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिक्स, यानी कि भौतिकी, क्लास 12th के बच्चों के लिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित सारे टॉपिक, यानी कि चैप्टर 1 के सारे टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेक्चर बाय लेक्चर आप तक पहुंचते रहेंगे, डे बाय डे आप तक पहुंचते रहेंगे। सो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है विद्युत। 10th की बातें याद आ गई? 10th में भी इस चीज को पढ़ना था कि विद्युत क्या होता है। मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगी, क्योंकि 11th की बातें जब आपको याद नहीं है तो 10th की बातें कहां से याद होंगी। रात गई बात गई, आप भूल गए होंगे। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था, तो जो मेरे सीनियर भैया थे, मेरे जो क्लास से जो सीनियर भैया थे, वो एक जादू का खेल दिखाते थे। सारे हम जैसे छोटे छोटे बच्चे को इकट्ठा कर लेते थे, कहते थे कि इधर आओ जादू का खेल दिखा रहे हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को तोड़ के बेंच पे रख देते थे, प्लास्टिक का पेन लेकर के बाल में से रगड़ते थे और प्लास्टिक के पेन को उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेकर के जाते थे। कागज का टुकड़ा इस प्लास्टिक के पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता था। उस समय हम लोग देख के तालियां बजाने लग जाते थे, लगते थे कि ओ भैया कितने नॉलेजफुल पर्सन है, कितना जादू जानते हैं। लेकिन आज पता चला कि नहीं, वो जादू नहीं था, वो तो विद्युत था। जब हमने पढ़ा, जब सर ने पढ़ाया, जब नॉलेज हुआ तो पता चला नहीं, वो तो विद्युत था। अब ये विद्युत होता क्या है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों में से किसी एक वस्तु पर किसी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी आकर्षण के गुण को विद्युत कहा जाता है। लेकिन छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने पेन रखा, बाल में ऐसे रब किया, एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन के सामने दिखा दिया, एरोप्लेन नीचे से धड़ाम। ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रेन जा रही है, आपको लेट हो गया, ट्रेन छूट गई, आपने प्लास्टिक का पेन निकाला, अलादीन के चिराग की तरह बाल में रब किया, ट्रेन के पीछे खड़ा होकर पकड़ लिए, खींच लिए, आप रोक दिए ट्रेन को। ये नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक के पेन को लिए, बाल में रब किए, लाइब्रेरी के सामने दिखा दिए, सारी किताबें खींच गई। ऐसा नहीं हो सकता है। घर के सामने आपने दिखाया, घर को खींच लिया। ऐसा नहीं हो सकता है बापू। छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का गुण आता है। अच्छा, एक चीज और, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु में किसी दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने के लिए ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। उस ऊर्जा या उस गुण को भी विद्युत ही कहा जाता है। यानी कैसे कह सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। यह विद्युत जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अब डेफिनेशन में भी इस बात को क्लियर किया गया है कि रगड़े जाने वाले पदार्थों का वह गुण अथवा ऊर्जा जिससे वे किसी छोटी अथवा हल्की वस्तुओं को, देखना, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, उसे विद्युत कहा जाता है। एक और डेफिनेशन नीचे दिख रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वह रूप होता है जो दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होता है। अब ये क्या चीज है? ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? समझिए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला समझिए कि एक कांच का छड़ है। किस चीज का? ये कांच का छड़ है, यानी कि ग्लास का एक रॉड, शीशे के ग्लास का एक रॉड आप ले लिए हैं। यहां पर एक रेशम का कपड़ा आप ले लिए।
रेशम का कपड़ा ले लिए, अब इस रेशम के कपड़े से इस कांच के छड़ को जोर से रगड़ना शुरू किए। आइडिया होगा आपको कि इस प्रोसेस में कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और रेशम पर जाकर जमा हो जाता है, निकलता है और रेशम पर जाकर के जमा हो जाता है। तो इसको कहा जाता है एक से निकल के दूसरे पर जमा हो जाना। मान के इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए से निकला बी पर जमा हो गया, तो उसको कहेंगे यह स्थानांतरित हो गया। जबकि एक सुचालक का एग्जाम्पल लें, कोई धातु का एग्जाम्पल लें, जैसे एक सुचालक ले लें, इसमें आपने रब किया तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और आगे से फिर आगे बढ़ेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होता है, यह रुकता नहीं है, लगातार प्रवाहित होता है। तो इसको अगर ए मान लिए तो ए से बी पे जाएगा, बी से सी पर जाएगा, यह लगातार प्रवाह होता है। तो यहां पर तो लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दो तरीके से होगा, एक लगातार प्रवाह होगा और एक स्थानांतरित होकर प्रवाहित होगा, यानी कि एक से निकलेगा दूसरे पर जमा हो जाएगा, तो इसको स्थानांतरित कहेंगे और इसको प्रवाहित कहेंगे। तो जब लगातार प्रवाह हो रहा हो तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, याद कीजिएगा, जब लगातार प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। लेकिन इस दोनों में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है या इस दोनों में आकर्षण का जो गुण उत्पन्न होता है उसको विद्युत कहा जाता है। अब दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इस दोनों को आपस में जब रगड़े हैं तो किसमें आकर्षण का गुण आएगा? अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी आगे की क्लास में इस चीज को, आज ही के क्लास में डील करने वाले हैं। अब इस स्थानांतरण और प्रवाह, इसको प्रवाह कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, स्थानांतरण और प्रवाह के आधार पर विद्युत को दो भागों में बांटा गया। पहला हुआ जिसको कहा गया स्थैतिक विद्युत और दूसरा हुआ जिसको कहा गया गतिक विद्युत यानी कि धारा विद्युत। ध्यान दीजिएगा, स्थैतिक विद्युत का मतलब जब आवेश, ध्यान से देखना बाबू, जब आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन विराम की अवस्था में हो, या ऐसे कहो जब विद्युत विराम की अवस्था में हो, ध्यान दीजिएगा, विद्युत विराम की अवस्था में हो, और जब इसमें होता है कि आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का निरंतर प्रवाह होता है, लगातार प्रवाहित होते रहता है, यानी कि ऐसे कहो कि इसमें विद्युत का निरंतर प्रवाह होता है, लगातार उत्पन्न होते रहता है। और इसमें एक बार इसमें ऐसे कहो कि आवेश का स्थानांतरण होता है, यानी कि अभी जो हम पीछे पढ़े हैं, अभी हम पीछे पढ़े हैं ना ये, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा, किसमें? स्थैतिक विद्युत, इसको कहेंगे स्थैतिक विद्युत कहेंगे, ठीक है ना, और इसको क्या कहेंगे? गतिक विद्युत कहेंगे, यानी कि लगातार प्रवाह हो रहा हो तो गतिक विद्युत कहलाएगा, और एक से निकल के दूसरे पर स्थानांतरित हो जा रहा हो तो स्थैतिक विद्युत कहलाएगा। ये तो घरों में होता है इलेक्ट्रिक करंट। खैर, इसका एक हम डेमो देखते हैं, इसका स्थैतिक विद्युत का। इसका आप जब बारिश के दिनों में आप देखते हैं कि बिजली चमकती है, जोर से आवाज आती है, उस समय विद्युत उत्पन्न होता है ना, वो कौन सा विद्युत होता है? स्थैतिक विद्युत होता है। बस एक से निकल के दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। सोचो कि वो लगातार अगर प्रवाहित होते रहता तो उसके वो जहां पर प्रवाह होता है, कि जहां पर बारिश होती, जहां पर बिजली चमकती, जहां पर बिजली के चमकने से जो विद्युत उत्पन्न होता, और वह विद्युत अगर लगातार होता तो उस एरिया के सभी लोगों या सभी चीजों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती, फिर सारे लोग मर जाते हैं ना। तो जो बिजली चमकती है उसमें जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको स्थैतिक विद्युत कहा जाता है, उसका आवेश विराम की अवस्था में होता है। जबकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है उसमें करंट लगातार, इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो करता है। एक एग्जांपल इसका बता रहे हैं। सो देखिए स्थैतिक विद्युत का, बाबू ये क्या है? पता होगा कि ये क्या, ये टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन टेप है। कहां यूज किया जाता है?
तो प्लम्बर के द्वारा यूज किया जाता है आपके घरों में नलों को ठीक करने का। जनरली व्हाइट कलर में या येलो कलर में आता है। इसके पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं। टेफ्लॉन का केमिकल फॉर्मूला होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन, शॉर्ट में इसको कहा जाता है PTFE। और केमिकल फॉर्मूला, ये तो केमिकल नेम हो गया, केमिकल फॉर्मूला होता है C2F4N। ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये टेप। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। हमने क्या किया कि इसमें से एक लंबा टेप निकाल लिया, इसको हमने तोड़ दिया, तोड़ा हमने, देखिएगा बाबू। तोड़ने के बाद हमने क्या किया कि इसको बीच में से दो भागों में या दो से अधिक भागों में भी इसको तोड़ सकते हैं। देखिएगा गौर से बाबू, हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं अभी से चिपक रहा है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, देखना बाबू ध्यान से। अब इसको क्या करेंगे, एक स्पॉन्ज लेंगे और इससे रब कर देंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू, ये हमने रब किया, देख रहे हो अभी से ही, ये हमने रब किया, ये हमने इसको रब कर दिया। देखना बाबू, ये हमने रब किया, ठीक है। इसको अलग अलग कर देते हैं हम, रब हमने कर दिया, ठीक है। अब देखना, इसको रब करने के बाद जिधर हम हाथ लेके जाएंगे उधर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो ना। देख लिया ना। और एक चीज देखो, इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, हमने उस स्पॉन्ज से इसको रगड़ा है हमने, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर किसी एक वस्तु में आकर्षण का गुण आ गया ना, देख रहे हो ना, अट्रैक्ट हो रहा है ना। अब एक चीज में कॉमन चीज देखो, इसको रगड़ा गया है तो इस पर और इस पर दोनों पर सेम चार्जेस डेवलप होंगे, और समान आवेश होता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना। देखो प्रतिकर्षण हो रहा है, ये कभी चिपकेगा नहीं, देखो दूर कर रहा है उसको, देख रहे हो। हम नजदीक ले जा रहे हैं कि चिपक जाए, लेकिन ये चिपक ही नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, देख रहे, यही विद्युत बल भी है ये, देख रहे हो। इसको कुलम साहब ने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, हमको पढ़ना भी है हम लोगों को, देख रहे हो ना। इसको कितना भी नजदीक ले जाओ एक दूसरे के, ये चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर हाथ ले जाएंगे, अट्रैक्ट हो गया ना। यह है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे पर स्थानांतरित हो गया है। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर किसी एक वस्तु में किसी दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और इसी गुण को विद्युत कहते हैं। और अगर विद्युत में आवेश स्थानांतरित हो रहा हो तो उसको स्थैतिक विद्युत कहा जाता है, समझिएगा ध्यान से। और जब इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह हो रहा हो, लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा हो, तो वहां पर गतिक विद्युत यानी कि धारा विद्युत उत्पन्न होता है। अब याद रखिएगा कि आवेश अगर विराम की अवस्था में हो तो वहां पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होते हैं, जबकि आवेश अगर निरंतर प्रवाह हो रहा हो तो उस समय विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, देखना बाबू ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और इस दोनों को शॉर्ट में कहा जाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र उत्पन्न कहो, क्षेत्र कहो, या फिर कहो प्रभाव कहो, दोनों में से कोई भी कह सकते हो। विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, या विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और इस दोनों को कॉमन रूप से क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना, बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, एमसीक्यू, ठीक है ना, कि जब आवेश गति की अवस्था में रहे तो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। सो
तब पहले इस ऑप्शन को ढूंढ लेंगे, नहीं मिलेगा तब ए और बी करके दिया गया रहेगा, तो ऑप्शन सी में होगा कि बोथ ए एंड बी, उस पर टिक लगा देंगे। ये भी पूछे गए हैं कि जब आवेश विराम की अवस्था में होता है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, तो या तो विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र के जगह पर कहीं कहीं बल भी लिखा हुआ रहता है, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें भी क्षेत्र के जगह पर प्रभाव या बल लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो आप समझ गए ना, इसका एक छोटा सा डेमो भी दिखा दिए हैं आपको कि कैसे रिपल्सन हो रहा था और कैसे वो दूसरी तरफ आकर्षित हो रहा था, आकर्षण का गुण आ गया था ना, ठीक है ना। और दोनों देखो, दोनों एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहा था, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण क्यों हो रहा था, क्योंकि रगड़ने पर दोनों में तो सेम टाइप के चार्जेस डेवलप हुए हैं, तो सेम टाइप के चार्ज के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए मैं नजदीक लेके जा रहा था लेकिन दूसरा वाला दूर भाग रहा था, चिपक ही नहीं रहा था उसके साथ, ठीक है ना। ये हो गया विद्युत का प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, अब देखिए वही डेफिनेशन है इस दोनों का अलग अलग से कह रहा है डेफिनेशन में कि स्थैतिक विद्युत का डेफिनेशन है फर्स्ट में कि स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत नाम दिया ही गया है कि जब दो वस्तुओं को, पिंड बोलो या वस्तु कहो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक प्रकार का विद्युत, या यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं ऊर्जा, एक प्रकार का विद्युत या ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। वही चीज बताए हैं। और स्थिर विद्युत में क्या क्या उत्पन्न होता है, विद्युत बल उत्पन्न होता है, बल कहो, क्षेत्र कहो या फिर प्रभाव कहो, ठीक है ना। वही दूसरा डेफिनेशन है ये वाला कि किसी चालक में, मैंने देखो यहां पर क्लियर भी मैंने किया था फर्स्ट में, यहां पर चालक का एग्जांपल लेके हम चले थे, तो कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेशों तथा इलेक्ट्रॉन के निरंतर प्रवाह को गतिक विद्युत कहा जाता है। और इसमें जो आवेश होते हैं वह निरंतर गतिमान होते हैं, और जब निरंतर गतिमान हो तो वहां पर क्या क्या उत्पन्न होता है बाबू, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक और चीज उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस दोनों को एक वर्ड में क्या कहा जा सकता है बाबू, एक वर्ड में कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जो पदार्थ आकर्षण का गुण दिखाते हैं वे आवेशित हो जाते हैं। अभी हम पढ़े थे ना क्या आवेशित हो गए थे, क्यों, क्योंकि वो दोनों आकर्षण का गुण दिखा रहे थे, तो रगड़ने पर दोनों क्या हो गए थे, आवेशित हो गए थे। और जब आवेशित हो जाए तो उन्हें आवेशित वस्तु या विद्युन्मय पिंड, पिंड के बदले में आप वस्तु भी यूज कर सकते हैं, विद्युन्मय वस्तु कहा जा सकता है। उससे हमने रगड़ा था ना उसको, तो क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। अभी है ही, फिर से एक बार बता दे रहे हैं हम, कोशिश है कि दूसरा टेफ्लॉन यूज ना करना पड़े, उसी से काम चल जाए। देखिएगा यही था ना, अरे यार पाइप तार ही फंस जाता है बार बार। देखिए यही था ना, हाँ यही था। इसको हम ऐसे पकड़े, ऐसे रब किए, ऐसे, देख रहे हो ना। अब इस दोनों को नजदीक लाएंगे तो दोनों में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों समान आवेश से आवेशित हुए हैं रगड़ने पर, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये चिपकेगा ही नहीं, ये चिपकेगा नहीं, फिर से रगड़ेंगे फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, देख रहे हो ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जो पदार्थ आकर्षण का गुण दिखाते हैं वे आवेशित हो जाते हैं तथा उन्हें आवेशित वस्तु या विद्युन्मय वस्तु या पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये एक सीरीज दिखाई दे रहा है, एक सारणी दिखाई दे रहा है। इस सारणी को कहा जाता है स्थिर वैद्युत सारणी, और यह सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी में काम आता है, विद्युत धारा में काम नहीं आएगा, गतिक विद्युत में काम नहीं आएगा, सिर्फ किस में आएगा, स्थिर वैद्युतिकी में आएगा, जब आवेश विराम की अवस्था में हो।
ये तभी काम आएगा जब आवेश किस अवस्था में हो, विराम की अवस्था में हो तब। अब इसको यूज कैसे करना है, याद करो कि मान गए, ये अपना हिंदी देख लेना, ये तो जनरल यूज होने वाला चीज है, उसको हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, समझ लेना। जैसे कि आप एक ग्लास रॉड ले लीजिए, शीशे का ग्लास, और ऊन ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखना, एक ग्लास रॉड ले लिए और यहां पर एक ऊन ले लिए। ये क्या था, कांच था, ग्लास रॉड था, कांच की छड़ थी। अब इस ऊन से इस कांच की छड़ को रगड़ना शुरू किए। देखना, बड़ा काम का चीज है। तो ये तो हम जानते हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस पे चला जाएगा, ऊन पे चला गया। अब ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि कांच की छड़ से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ऊन से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेगा? ऐसे भी तो हो सकता था कि ऊन से निकलता कांच की छड़ पे चला जाता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब देखो, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बेस पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के बेस पर एक सारणी बनाई गई है। ध्यान देना, इस दोनों में ऊपर कौन है? ग्लास रॉड है ना, दोनों में देखना ऊपर कौन है, ग्लास रॉड है। तो इस सीरीज में जब दो वस्तु को लेंगे, दोनों में जो ऊपर होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकलेगा तो धनात्मक चार्ज बनाएगा, और जो नीचे होंगे उस पर ऋणात्मक चार्ज बनेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें कि अगर इसे मिटा दें हम यहां पर, तो इस पर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और इस पर निगेटिव बन गया। अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ है, अभी और देखो। अब अगर आप क्या कीजिए, ह्यूमन स्किन को आप क्या कीजिए, ऊन से रगड़िए, ह्यूमन स्किन को ऊन से रगड़िए। तो ह्यूमन स्किन ऊपर है, ये ह्यूमन स्किन है, ऊपर है, और ऊन कहाँ है, नीचे है। तो ह्यूमन स्किन पर पॉजिटिव और ऊन पर क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। देखना बाबू, अब एक और काम करते हैं हम, इस ऊन को हम लकड़ी से रगड़ते हैं। अब इस दोनों में ऊपर कौन है, कौन है, ऊन है ना, और नीचे कौन है, लकड़ी है। अब इसमें देखो, जो ऊन ग्लास रॉड के लिए और ह्यूमन स्किन के लिए निगेटिव था, वो लकड़ी के लिए पॉजिटिव बन जाएगा, और लकड़ी अब निगेटिव हो गया, है ना अजीब बात। फिर अगर इस लकड़ी को हम पॉलिस्टर से रगड़ें, तो इस दोनों में ऊपर कौन है, लकड़ी है ना। अब लकड़ी पॉजिटिव बन जाएगा और पॉलिस्टर निगेटिव बन जाएगा। उसी तरह सिल्क के कपड़े को अगर एबोनाइट की छड़ से रगड़ें, तो इस दोनों में ऊपर कौन है, सिल्क है ना, तो यह प्लस होगा, और एबोनाइट कौन होगा, माइनस होगा। इसमें दो फिक्स है, जो सबसे ऊपर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो सबसे नीचे है वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई रहता तब ना रगड़ते उसको, तो इस पर पॉजिटिव है, उसके बाद वाले पर निगेटिव होता। इसके ऊपर कोई रहता, तब मान के कि इसके ऊपर ए है, तो ए रहता तब ना ए को ह्यूमन स्किन से रगड़ते, तो ए पर धनात्मक और ह्यूमन स्किन पर क्या बनता, ऋणात्मक बनता। लेकिन तो ऑलरेडी सबसे ऊपर है। अब बच्चों एक देखिए, इस सीरीज में, इस सारणी में जो सबसे ऊपर है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे को देने के लिए तैयार है। सो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं उसे, इलेक्ट्रॉन उसे देने हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ते चली जाती है। जैसे अगर कोई पूछे ह्यूमन स्किन में और ग्लास रॉड में किसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता अधिक है, तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता अधिक है। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन स्किन को आप ग्लास रॉड से रगड़िएगा, तो इस दोनों में ऊपर कौन है, ह्यूमन स्किन, तो ह्यूमन स्किन पॉजिटिव, और ग्लास रॉड जो कभी पॉजिटिव हुआ करता था, इस दोनों को रगड़ने पर वो निगेटिव हो जाएगा। इसमें दो ही चीज का फिक्स है कहना, कि एबोनाइट निगेटिव और ह्यूमन स्किन पॉजिटिव है, बाकी किसी का फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको किसको किससे रगड़ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है किसको किससे रगड़ रहे हैं। समझे ना बात को?
सबसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, ठीक है ना, और जितना ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाएगी। वहीं तीर के चिन्ह से नीचे दिखाया गया है। सीरीज को समझ लिए। इसमें एक बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी था कि इनमें से कौन सबसे अच्छा कुचालक होता है। 3-4 ऑप्शन दिए गए थे और कोई एक ऑप्शन एबोनाइट था। तो जो एबोनाइट होता है वह सबसे अच्छा कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि बाकी के कंपेयर में नीचे है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है वह कुचालक होता है। याद रखिएगा इस चीज को। देखो ना, पॉलिस्टर टेफ्लॉन का टेप लिए थे, ह्यूमन स्किन ले गए थे, तो ह्यूमन स्किन उसको खींच रहा था, तो जो खींचेगा वो पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, हाथ ऐसे घुमा रहे थे ना तो अट्रैक्ट हो रहा था, तो ह्यूमन स्किन पॉजिटिव चार्ज, ठीक, वो अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट होगा कौन? टेफ्लॉन का टेप अट्रैक्ट हो रहा था। तो जो हो रहा है उस पर जनरली निगेटिव चार्ज बनते हैं, आज जो अट्रैक्ट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ह्यूमन स्किन था ना, तो ह्यूमन स्किन तो सबसे ऊपर है तो पॉजिटिव बनाएगा। किसमें? स्थिर वैद्युत सारणी के अनुसार से इस पर पॉजिटिव और टेफ्लॉन के टेप पर निगेटिव चार्ज बनेंगे। और दूगो उसको जब बीच में से चीर दिए थे, ऐसे किए थे ना बीच में से, तो मान के इस पूरे पर तो निगेटिव उत्पन्न हुआ था ना, तो इसमें भी निगेटिव था, इसमें भी निगेटिव था, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। उम्मीद है समझ गए होंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट। माइक का तार हमेशा फंस जाता है, कभी गिर जाएंगे हम इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब फोकस, ये क्या है? फोकस अभी तक जितना हम पढ़े हैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं और जनरली ये एमसीक्यू से रिलेटेड होती हैं। देखिए पहला, स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर अथवा विराम अवस्था में होते हैं। ये तो हम पढ़े थे कि स्थिर विद्युत में, यानी कि स्थिर नाम ही है स्थिर विद्युत, जिसमें विद्युत स्थिर हो, ऊर्जा स्थिर हो, आवेश स्थिर हो, यानी कि विराम अवस्था में हो। दूसरा, स्थिर विद्युत में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। याद कीजिए मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अच्छा, स्थिर विद्युत किसी भी प्रकार के पदार्थों में उत्पन्न हो सकते हैं, धातु हो या अधातु हो, दोनों में उत्पन्न हो सकता है वो। अच्छा, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश निरंतर तथा नियमित रूप से प्रवाहित होते हैं। यानी कि ऐसे कहो, इसमें आवेश गति की अवस्था में रहते हैं, निरंतर गति की अवस्था में रहते हैं। किसमें? विद्युत धारा में। और इसमें प्रवाह होता है, स्थानांतरित नहीं होता है। स्थानांतरित किसमें होता है? स्थिर विद्युत में होता है। विद्युत धारा सिर्फ धातु में ही उत्पन्न हो सकते हैं, स्थिर विद्युत दोनों में उत्पन्न हो रहा था, लेकिन विद्युत धारा सिर्फ किसमें? धातु में ही उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता हो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। अब देखिए बाबू, वापस आते हैं कि विद्युत कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक था स्थैतिक विद्युत और एक था गतिक विद्युत। इसमें देख सकते हैं कि आवेश किसमें था? विराम की अवस्था में था। इसमें आवेश किसमें था? निरंतर प्रवाह था, यानी कि गति की अवस्था में था। तो इसको किसी अलग फिजिक्स में पढ़ा गया, इसको किसी अलग फिजिक्स में पढ़ा गया। तो जब आवेश विराम की अवस्था में हुआ उस समय उसको जिस फिजिक्स में पढ़ा गया उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो तब। उसी तरह से भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत गतिकी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उसी तरह लाइट को ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, हीट को थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ऐसे सबके ब्रांचेज बांटे गए हैं। उसी तरह इसका भी ब्रांच अपना बांटा गया है। अब
ये दो इंपॉर्टेंट समझिएगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, ध्यान दीजिए, यहां पर एक कांच की छड़ बना लेते हैं, यहां पर एक रेशम का कपड़ा बना लेते हैं, रेशम यानी कि सिल्क, आइए कांच यानी कि ग्लास। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, थोड़ा सा वो जो सीरीज था उसमें आते हैं। कांच की छड़ यहां पर है, देखिएगा कलर चेंज कर देते हैं हम। कांच की छड़ यहां पर था और रेशम यहां था ना, इस दोनों में किस पर धनात्मक होने की संभावना है? आप सोचो, इस दोनों में ऊपर कौन है? ग्लास है ना, नीचे कौन है? सिल्क है। तो ग्लास पर धनात्मक, ठीक है ना, ग्लास पर पॉजिटिव बन जाएगा और सिल्क पर निगेटिव, क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सिल्क पे चला जाएगा। वही कर है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है जबकि रेशम से बने पदार्थ ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ठीक इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को, एक और छड़ बनाते हैं, ये हो गया किस चीज का? एबोनाइट, लिख देते हैं EBONITE, एबोनाइट। ये ठीक इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, फिर ऊन का कपड़ा बना दिया, ऊन से रगड़ा जाता है, फिर से आइए, एबोनाइट की छड़ नीचे है, ऊन ऊपर है। अब इस दोनों में धनात्मक किस पर होने की संभावना है? इस पर, और एबोनाइट पर ऋणात्मक। ऐसे भी एबोनाइट ऋणात्मक होता ही है। तो अब इसमें क्या होगा? अब आप सोचो किस पर धनात्मक बनने की संभावना है? ऊन के कपड़े पर। आपने सीरीज में देखा था ना, ऊन ऊपर था और एबोनाइट नीचे था और एबोनाइट निगेटिव था। अब गेस करो कि इसमें किसका इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा? तो इसमें ऊन के बने कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट की छड़ पे जाएगा। एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। तो ऐसा मत सोचना कि जो छड़ है वो हमेशा धनात्मक होगा। बड़ा आसानी से अगर ये सारणी आपको दिमाग में है तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस पर धनात्मक और किस पर ऋणात्मक चार्ज बनने वाले हैं। इसमें जो ऊपर होगा धनात्मक, दो को निकाला गया, उस दोनों में जो ऊपर होगा धनात्मक, जो नीचे होगा वो ऋणात्मक बनाएगा। समझ गए? तो वही कह रहा है कि जब ठीक इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो ऊन धनावेशित तथा एबोनाइट ऋणावेशित हो जाता है। बस यही थे बाबू आज के क्लासेज। इसके बाद फिर से हम डे 2 शुरू करेंगे, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे टर्म मिलेंगे आपको, और उम्मीद तो यही है कि आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लेनेशन के रूप में मिलेंगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ठीक है, रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।